सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर में डिफरेंस क्या है? वैसे तो देखा जाए तो एक भी है और अलग भी है। जैसे हमारे और हमारे फैमिली के बीच रिलेशन होता है, वैसा ही आर्ट एंड कल्चर के बीच में रिलेशन होता है। आर्ट है वो इंडिविजुअल एस्पेक्ट होता है, मतलब जो हमारे खुद के इमोशंस होते हैं या हमारे खुद के जो थॉट्स होते हैं उसको एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, वो आर्ट्स होता है। और जो कल्चर है वो मोर ऑफ कलेक्टिव टाइप होता है, मतलब जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे ये इवोल्यूशनरी होता है। जो कस्टम्स है हमारे या फिर हमारे तौर तरीके हैं, जो जिस तरह से हमारे सोशल ग्रुप है वो इवॉल्व होते हैं, वैसे ही हमारा कल्चर इवॉल्व होता है। हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडियन हमारे जो आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, डांस फॉर्म्स, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबके पीछे एक बेसिक फिलोसॉफी है इंडियन आर्ट जो वर्क करती है। तो अगर हम इंडियन आर्ट की जो फिलोसॉफी है उसको थोड़ा अच्छे से समझ पाए तो फिर हमारे जो बाकी के आर्ट फॉर्म्स हैं उसको समझने में थोड़ी आसानी होती है। तो इंडियन आर्ट के पीछे एक बेसिक फिलोसॉफी जो वर्क करती है वो है उसका ऑर्गेनिक और प्लास्टिक नेचर। मतलब बहुत ही सालों से हमारे वहाँ और सारी संस्कृतियाँ आती रही है, इन्वेशंस होते रहे, इन सब का एक मिला जुला हम देख सकते हैं हमारे कल्चर में और आर्ट फॉर्म्स में। जैसे कि मुगल्स आए तो फिर हमारे जो हिंदू या फिर और आर्किटेक्चर थे उसमें भी मुगल इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं। पेंटिंग्स में भी उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो वैसे ही पहले से जब भी आर्यंस आए या फिर आर्यंस और द्रविडियंस के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुए, सबका एक ऑर्गेनिक कल्चर, मतलब वो होता है कि सबका कुछ ना कुछ लेते हुए भी इंडियन आर्ट की अपनी आवाज होती है। जैसे कि सबका मतलब वही नहीं होता। मुगल आए तो 100% जैसा पर्शिया में था वैसा नहीं था, लेकिन इंडिया का कुछ यूनिक उसमें एस्पेक्ट होता है, वो इंडियन आर्ट होता है। फिर जैसे कि मॉडर्न टाइम में हम देख सकते हैं या आर्किटेक्चर होता है वो अलग होता है, स्कल्पचरर होता है वो अलग होता है, ये सब अलग अलग प्रोफेशनल्स होते हैं। लेकिन एंशियंट टाइम में ये था कि जो आर्किटेक्ट करता था वही स्कल्पचर्स भी बनाता था और वही पेंटिंग भी करता था। तो एक ही मॉन्यूमेंट में हम ये तीनों आर्ट फॉर्म्स कहीं जगह पे एक साथ देख सकते हैं। तो ये एक यूनिक बात थी इंडियन आर्ट फॉर्म की। फिर इंडियन आर्टिस्ट थी, उसकी भी कुछ यूनिकनेस थी। वो क्या थी? तो जैसे उस टाइम पे जब इंडियन सिविलाइजेशन था या फिर जो प्राचीन सारी सभ्यताएं थी, तब और सारी जैसे कि चाइनीज सिविलाइजेशन था, इजिप्टियन था, मेसोपोटामियन था, ये सारी सिविलाइजेशंस भी डेवलप हुई थी। तो सबका अपना एक स्ट्रेंथ थी। वो ये थी कि जो चाइनीज थे वो अच्छे अच्छे लैंडस्केप बनाते थे, जैसे कि द वॉल है, वैसे बहुत सारे बड़े पैमाने पे वो लैंडस्केप बनाते थे। जबकि जो इजिप्टियंस थे, ग्रीक्स थे, वो सब जो एनाटॉमी थी उसको बहुत ही अच्छे से वो लोग अपने आर्ट फॉर्म्स में लेते थे। जबकि इंडिया में पहले से ये रहा है कि हमारा जो आर्ट था, हमारे जो आर्ट फॉर्म्स थे वो कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन से जुड़े हुए थे। तो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी थी, जो आज भी इंडिया की सबसे अच्छी बात मानी जाती थी, वो स्पिरिचुअलिटी हमारे आर्ट फॉर्म्स में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती थी। और हमारे जो गॉड्स एंड गॉडेसेस जो स्क्रिप्चर्स में जिस हिसाब से उनके बारे में उनकी कुछ अच्छाइयाँ है, वैसे कुछ उनकी स्ट्रेंथ है, वो सब दिखाया गया था। वैसे ही इंडियन आर्टिस्ट ने उनको अपने आर्ट फॉर्म्स में पोर्ट्रे किया है। ठीक है, तो ये जो क्वालिटीज थी हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस की, उसके जरिए इंडियन आर्टिस्ट को कॉमन पब्लिक को ये आइडियल बनाना था कि आपको अगर बनना है तो ऐसे बनना है। तो ये सारी चीजें करने के लिए कहीं ना कहीं वो जो हमारी एनाटॉमिकल जो ट्रूथ थे उसके साथ भी कभी कॉम्प्रोमाइज करते थे कि अगर इंसान जैसा है वैसा नहीं, लेकिन कुछ अलग उसकी क्वालिटीज, क्योंकि वो उसकी स्पिरिचुअल क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि उसको दिखाने के लिए एनाटॉमी के साथ कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। तो ये इन जनरल इंडियन आर्टिस्ट की एक यूनिकनेस थी। अभी हम मेन सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करते हैं। हमारी कन्वीनियंस के लिए सब्जेक्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे: विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और मिसलेनियस, जिसमें थोड़े बहुत ऐसे मेन आर्ट्स नहीं है। वैसे विजुअल आर्ट्स में आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पोट्री एंड पेंटिंग, ये 4 मेन पार्ट है। विजुअल आर्ट्स वो होता है जिसको हम देख के उसके साथ जोड़ सके।
परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि जिसका परफॉर्मेंस देख के हम उसके साथ अटैच हो सके, उसको फील कर सके। तो उसमें डांस, म्यूजिक, पपेट्री, थिएटर एंड ड्रामा एंड सर्कस, ये सारे आएंगे। मिसलेनियस में रिलीजन है, फिर जो एंशियंट इंडिया में हमारी फिलोसॉफिकल स्कूल्स थी वो सब है, कैलेंडर्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सब आएगा। आज हम विजुअल आर्ट से स्टार्ट करते हैं। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, ये दोनों पार्ट हम साथ में ही देखेंगे, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि एंशियंट इंडिया में आर्किटेक्चर और स्कल्पचर साथ साथ ही चलते थे। पहले हम हमारी कन्वीनियंस के लिए इसका डिफरेंस समझ लेते हैं, लेकिन फिर इसके बाद इसका जो इवोल्यूशन है वो हम एक साथ देखेंगे। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? आर्किटेक्चर होता है बिल्डिंग को डिजाइन करने का आर्ट होता है, इसलिए उसका जो एम होता है वो यूटिलिटेरियन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ब्यूटी एस्थेटिक फैक्टर्स को देखना है। जबकि स्कल्पचर है वो इंडिविजुअलिस्टिक आर्ट है, ठीक है, तो उसको अपनी क्रिएटिव अपील को देखना है। उसमें इंजीनियरिंग स्किल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितने की आर्किटेक्चर बनाने में होती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, उसके साथ ही में उसकी वॉल्स पे ये सारे स्कल्पचर्स है। तो एंशियंट इंडियन की जो बहुत सारे अच्छे आर्किटेक्चर्स हैं, उन सब में वॉल्स पे या कहीं ना कहीं हमको स्कल्पचर मिलते हैं। स्कल्पचर्स अलग से बहुत कम जगह पे मिलते हैं, मोस्ट ऑफ ऐसे ही होते हैं। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर को हम फर्दर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। इंडस वैली, उसके बाद बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आएगा, उसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर जो गुप्ता एज में स्टार्ट हुआ। उसके साथ ही हम साउथ इंडियन आर्किटेक्चर भी देख लेंगे, क्योंकि वो भी उसी टाइम पीरियड में इवॉल्व हुआ था। उसके बाद जब मेडिवल इंडिया के करीब हम पहुंचेंगे तब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखेंगे, और फिर मॉडर्न इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके आर्किटेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो उसका टाउन प्लानिंग है। हम जैसे ही आगे जाएंगे वैसे देखेंगे कि हर एक टाइम पीरियड में किसी भी एक आर्किटेक्चर फॉर्म का या फिर कोई आर्ट फॉर्म का क्लाइमैक्स आता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे क्लाइमैक्स था टाउन प्लानिंग का, और उसकी जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, लाइक ड्रेन्स है, पब्लिक बात है, वो सब इस टाइम पे जितनी अच्छे से कंस्ट्रक्ट हुई थी उतनी उसके बाद में नहीं हुई, ठीक है। और जैसे ही मौर्यन में आएंगे तब हम स्तूपा और पिलर का क्लाइमैक्स देखेंगे। पोस्ट मौर्यन में हम केव आर्किटेक्चर का क्लाइमैक्स देख सकते हैं। फिर गुप्ता एज में पेंटिंग्स और टेम्पल आर्किटेक्चर, ये दोनों चीजें का क्लाइमैक्स मिलेगा। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कोई भी आर्ट फॉर्म का उस टाइम पे क्लाइमैक्स होगा, तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हो वो टाइम पीरियड का, तो फिर उसमें जो क्लाइमैक्स हुआ था वो बात आनी ही चाहिए, तो वो आपके पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं। ग्रेनरीज थी या डॉकयार्ड था, ये चार इसके इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल फॉर्म्स थे। स्कल्पचर में ब्रॉन्ज एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स, सिल्स है। सिल्स वैसे स्कल्पचर में नहीं, लेकिन सिल्स के ऊपर उन्होंने काफी पिक्टोग्राफिक ऐसा यूज किया था, तो इस वजह से वो इम्पोर्टेंट है। स्टोन स्कल्पचर्स, और फिर ऑर्नामेंट्स और पोर्ट्री भी इसके साथ हम देख लेंगे। इंडस वैली की अगेन जो उसका आर्ट था उसके पीछे एक बेसिक उनका फील था, वो ये था कि इंडस वैली में जितना भी इवॉल्व हुआ वो सब कुछ इंडिजिनियस आर्ट था। बाकी कोई भी सिविलाइजेशन जो उस टाइम पे डेवलप हुई उसका कोई भी इन्फ्लुएंस ये सिविलाइजेशन में हम नहीं देख सकते। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उसमें स्कल्पचर का कोई इंटीग्रल यूज नहीं था। जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हमको मिलते हैं वो सब एक अलग से मिलते हैं, कोई आर्किटेक्चर का इंटीग्रल पार्ट नहीं मिला था। और ये लोग जब आर्किटेक्चर बनाते थे कोई भी, तो उनका ध्यान या कंसंट्रेशन उसकी यूटिलिटी फैक्टर पे ज्यादा था, एस्थेटिक फैक्टर पे इतना नहीं था। उसका रीजन ये हो सकता है कि ये ट्रेडर्स थे, तो ट्रेडर्स का जो हमेशा से कंसंट्रेशन उसकी यूटिलिटी पे ज्यादा रहता है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ डेकोरेटिव यूज किया हो, लेकिन वो वुड या टिम्बर जैसा मटेरियल से हो, तो पेरिशेबल था मटेरियल, तो वो अभी मिला ना हो। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। टाउन प्लानिंग, जैसे ही हमको पता है कि उसकी जो रोड्स थे काफी वाइड थे, 90 एंगल्स पे कट करते थे, तो टॉप एंगल से देखते थे तो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न बनती थी। फिर जो सारे हाउसेस थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे।
और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग या 2 स्टोरी बिल्डिंग का भी कंसेप्ट हम देख सकते हैं। उसका जो टाउन प्लानिंग था वो मुझे 2 पार्ट में डिवाइड होता था, सिटाडेल एंड नॉन सिटाडेल। सिटाडेल वॉज द अपर पार्ट, तो ये अपर और लोअर पार्ट सजेस्ट करते हैं कि वहां पे कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमिकल अथॉरिटी जैसा कुछ होता होगा। कुछ बड़े असेंबली हॉल्स जैसा भी स्ट्रक्चर मिला है दैट सजेस्ट कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग या ऐसे उसका यूज होता होगा। फिर वर्कशॉप्स, हॉस्टल्स एंड मार्केट प्लेस का भी एग्जिस्टेंस मिलता है, क्योंकि ये लोग ट्रेडर्स थे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी होता था, तो बाहर से लोग आते थे, उनके लिए हॉस्टल्स और सब काफी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। बर्ड ब्रिक यूज होते थे, वो काफी अच्छी बात है। और वर्ल्ड सिटीज थे, तो ये दिखाता है कि उनको कुछ एक्सटर्नल थ्रेट फील होता होगा, तभी वॉल सिटीज बनाए थे। एज आई सेड, सिटाडेल जो डोमिनेंट पार्ट था, जो सारी फैसिलिटीज ज्यादातर सिटाडेल में ही मिलती है, जैसे कि ग्रेनरीज है, वो सब का अच्छे से डेवलपमेंट हमको सिटाडेल में मिलता है। हाउसेस, सारे जो घर है वो फिक्स साइज के, यूनिफॉर्मिटी है। इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी हमको साइट्स मिली है, सब में टाउन प्लानिंग में एक सिमिलैरिटी मिलती है। तो ये जो बात है वही उसका क्लाइमैक्स दिखा रही है, क्योंकि इसके आगे चल के कहीं भी इंडियन हिस्ट्री में हमको ऐसा टाउन प्लानिंग नहीं मिलता जहाँ पे इतनी यूनिफॉर्मिटी हो। जो हाउसेस बनाते थे उसमें स्टोन और वुड का यूज होता था। इसमें हर एक घर में एक अलग से बाथ हुआ करता था, और अपर स्टोरीज और वेल्स का यानी कुएं भी थे। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बहुत ही बड़ी बिल्डिंग्स का एविडेंस मिलता है, तो उसका यूज अभी हमें पक्के तौर पे नहीं पता है, लेकिन ये पब्लिक बिल्डिंग्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस सेंटर के जैसे उसका काम होता होगा। पब्लिक बाथ, जो मोहेंजोदड़ो में मिला है, द ग्रेट बाथ, तो ये सजेस्ट करता है कि कोई रिचुअल उनकी ऐसी सेरेमनीज होगी जिसके लिए पहले बाथिंग करना जरूरी होगा। आज भी कहीं भी साउथ इंडियन टेम्पल्स में ऐसा है कि पहले बाथिंग करना जरूरी होता है, देन ओनली यू कैन एंटर द टेम्पल। तो ये बात होती, या फिर क्लीनलीनेस का इम्पोर्टेंस भी ये सजेस्ट करता है। ये टाइम टाइप स्ट्रक्चर हुआ करता था, जो ऊपर पिक्चर में दिखाया। उसमें स्टेयर्स भी थे और रिचुअल बाथिंग का इम्पोर्टेंस था। वो ये बात अभी भी फंक्शनल है, यानी कि अभी भी उसमें कोई लीकेजेस नहीं है। तो यू कैन थिंक 5000 साल पहले बनाया हुआ अभी लीकेजेस नहीं है। तो उनको पानी के साथ ब्रिक्स का जो साइंस है कि मतलब ब्रिक्स कंटिन्यूसली पानी के कांटेक्ट में आती है तो फिर उसके ऊपर कुछ इफेक्ट होती है, वो सब बातों का उनको नॉलेज था। ग्रेनरीज, जो मोस्टली सिटाडेल में मिलती है, क्योंकि ये लोग थोड़े प्रॉस्परस थे, तो उनके पास कुछ सरप्लस हुआ होगा, तो उनको वो स्टोर करने के लिए रखते थे। दूसरी जगह पे सिटाडेल मिलते हैं लोथल के डॉकयार्ड के पास, क्योंकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट प्लेस थी, तो फिर उसको स्टोरेज करने के लिए ग्रेनरीज का कंस्ट्रक्शन हुआ था। ये ग्रेनरीज का कंस्ट्रक्शन काफी इंटेलिजेंट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो ग्रेस वेस्ट ना हो जाए, इसलिए वो स्ट्रेटेजिक एयरडक्ट्स भी रखते थे वहां पे, और जो ग्रेनरीज है उनको हायर प्लेटफॉर्म पे बनाते थे, जिस वजह से रॉडेंट्स या वो सब उसको खराब ना कर दे, तो इसलिए वो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्शन उसको बोल सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, जैसे कि हमको पता है ऑलमोस्ट लाइक अ मॉडर्न सिस्टम। फिर वो जो ड्रेन्स होती थी वो टेम्पररीली कवर्ड होती थी, जिससे थोड़े थोड़े टाइम पे उसको क्लीन कर सके। डॉकयार्ड ऑफ द लोथल, इसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड इन 10 मार्क्स क्वेश्चन। तो लोथल का जो डॉकयार्ड है वो जो एंशियंट वर्ल्ड का मैरीटाइम स्ट्रक्चर्स में से सबसे ग्रेट स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, बिकॉज कैम्बे और खंबा जो है उसमें आज भी सिल्टिंग होती है, तो वैसे ही सिल्टिंग उस टाइम पे भी होती थी। तो वैसे से वो इतनी इजीली अंदर नहीं आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे वहां पे उस टाइम पे साबरमती रिवर पास होती थी लोथल के पास, तो उसमें से कैनाल कट करके अंदर ली थी, जिसकी वजह से जो वाटर फ्लो है वो मेंटेन हो सके ऐसे।
और उस टाइम पे ये इतना बिजी डॉक हुआ करता था कि 30 जितने वेसल्स एक साथ अंदर आ सके बाहर जा सके, इतनी उसकी कैपेसिटी थी। और लॉकेट सिस्टम भी थी, जो आज के हमारे जो मॉडर्न पोर्ट्स है उसमें भी लॉकेट सिस्टम होती है। ये सजेस्ट करती है कि उनको टाइडल साइंस के बारे में नॉलेज था। और ये ब्रिक्स जो उन्होंने ये जो ब्रिक्स उसमें यूज की थी वो भी उस हिसाब से की थी जो उसके ऊपर जो सी वाटर है उसकी इतनी इफेक्ट ना, तो ये सब उनको नॉलेज था। लेकिन जो 1750 अराउंड जो मेजर फ्लड हुआ था, ये जो एरिया था उसमें काफी फ्लडिंग होता रहता था। लेकिन 1750 अराउंड जो मेजर फ्लड आया था उसमें साबरमती रिवर ने अपना जो चैनल है वो चेंज कर दिया। तो इस वजह से फिर ये डॉकयार्ड का इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा, बिकॉज उसमें वेसल्स नहीं आ पाते थे। और ये जो जगह थी उसका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था। तो इस वजह से फिर 1600 BC अराउंड ये लोगों ने फिर माइग्रेट कर दिया। अभी हम स्कल्पचर स्टार्ट करते हैं। स्कल्पचर में सबसे पहले सेल्स देखते हैं। सेल्स जो है उसके बाद काफी टाइम पीरियड तक हमको नहीं मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था। स्क्वायर्स, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर ऐसे बहुत सारे शेप्स में मिलते हैं। मोस्टली हमको स्क्वायर मिलते हैं। 2x2 ईच एवरेज साइज होती है। उसमें जो स्टोन यूज होता था वो सॉफ्ट रिवर स्टोन था, बिकॉज ये रिवर बेड के अराउंड में लोग रहते थे, तो ये स्टोन इजीली अवेलेबल था और इतना सॉफ्ट होता था कि उसके ऊपर कुछ पंच करना है तो वो इजीली कर पाते थे। ये लोग मेनली ट्रेडर्स थे, तो सेल्स का जो प्राइम पर्पस था वो ट्रेडिंग का था। फिर कुछ कॉपर और टेराकोटा के सेल्स भी मिलते हैं। ये सेल्स में एनिमल मोटिव ऊपर वो लोग दिखाते थे। वो शायद उनकी जो सिविलाइजेशन थी उसका कुछ साइन था, या फिर डेकोरेटिव पर्पस से ये लोग एनिमल मोटिव्स काफी दिखाते थे। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी के दोनों साइड पे होती थी। ये स्क्रिप्ट अभी तक डेसिफर नहीं हुई है। अगर ये डेसिफर हो जाएगी तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके बारे में मिल जाएगी। कुछ गोल्ड, सिल्वर या आइवरी सेल्स भी मिलते हैं। वो बट नेचुरल है कि कुछ प्रॉस्परस लोग होंगे उनके पास होते होंगे। और हमारे ये जो सेल्स थे वो मेसोपोटामिया और सब जगह से मिले हैं, तो वो सजेस्ट करते हैं कि ये दो सिविलाइजेशन के बीच कांटेक्ट भी था और ट्रेड भी चलता होगा। ये स्क्रिप्ट ऐसी है जिसमें कुछ साइंस भी है, कुछ पिक्चर्स जैसे भी साइन है, तो इसलिए इसको पिक्टोग्राफिक कहते हैं। इसकी डायरेक्शन ऑफ राइटिंग राइट टू लेफ्ट थी और कुछ एनिमल इम्प्रेशंस भी ये यूज करते थे। सील्स में ये सबसे इम्पोर्टेंट सील है सील ऑफ पशुपति। इसमें एक योगी जैसी जो मुद्रा होती है वो उसमें एक ऐसी डीएटी है। वो लोग एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे, इसलिए कुछ ऐसी पावर्स में भी उनकी बिलीफ रही होगी जो एनिमल को प्रोटेक्ट करे। और ऐसी ही डीएटी उसके बाद हमें साउथ इंडिया में भी मिलती है, जो शिवा को हम पशुपति के तौर पे वहां पे देखते हैं, तो ये सिमिलैरिटी दिखाती है। ये हरप्पन एज का जो रिलीजन है उसके ऊपर अभी कुछ हमको इसमें से हिंट्स मिलती है, लेकिन रिलीजन था या फिर उनकी बिलीफ थी ये अभी तक हम नहीं कह पाए। और आर्किटेक्चर में भी हम देख सकते हैं कि कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स नहीं मिले, तो ये सोसाइटी कुछ हद तक सेक्युलर थी, ऐसा हम कह सकते हैं। सेल्स के पर्पस क्या थे? सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि प्राइम पर्पस था उनका ट्रेड और कॉमर्स का। उसके बाद जो कुछ कॉपर सेल्स मिले उसके ऊपर एक छोटा सा होल है, तो वो सजेस्ट करता है कि ये एज ए एम्यूलेट भी ये लोग पहनते होंगे, तो वो कुछ नेगेटिव पावर, एविल पावर में भी उनकी बिलीफ रही होगी। कुछ टूल्स मिले हैं जिसके ऊपर पाई भी लिखा हुआ है, तो एजुकेशनल टूल्स के हिसाब से भी इनका यूज होता होगा। यूनिकॉर्न सेल है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। उसमें जो बुल की एनाटॉमी दिखाई है वो काफी हद तक परफेक्ट बोल सकते हैं वैसे है। टेराकोटा स्कल्पचर, जो मोहेंजोदड़ो में से हमको जो स्कल्पचर्स मिले उसमें टेराकोटा स्कल्पचर्स और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स ये दोनों काफी प्रोमिनेंट है। ये लोग हैंडमेड टेराकोटा स्कल्पचर्स बनाते थे, यानी कि पिंचिंग मेथड से। उसमें सबसे फेमस फिगर है मदर गॉडेस। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे ऐसे हैंड के आप देख सकते हो, तो पिंचिंग मेथड से बना है इसलिए ऐसा होता है।
और जो मदर गॉडेस है उनको वो फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए वर्शिप करते होंगे, जैसा आज भी इंडिया में ये बिलीफ कंटिन्यूड है। फिर कुछ टॉय कार्ड्स भी बनाते थे। एक टॉय एनिमल है जो उसका जो हेड है वो मूवेबल है, तो ऐसे स्ट्रिंग से उसको अटैच किया है, तो फिर जैसे स्ट्रिंग करेंगे तो वो मूव होता है। बर्ड्स और एनिमल्स के भी काफी स्कल्पचर्स मिलते हैं। जो बुल का टेराकोटा फिगर है वो भी काफी अच्छा है, और पैर ऑफ स्क्विरल्स वो काफी लाइव लगती है अगर ध्यान से देखें। ब्रॉन्ज स्कल्पचर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाने के लिए जो टेक्निक यूज होती थी वो टेक्निक आज भी कहीं जगह पे यूज होती है, दैट्स कॉल्ड लॉस्ट वैक्स मेथड। उसमें सबसे पहले ये होता था, जो वैक्स का जो मोल्ड है उसको ड्राई करते हैं, फिर उसके ऊपर क्ले का कोटिंग करते हैं, फिर क्ले कोटिंग को सन ड्राइड होने देते हैं, और वैक्स के नीचे एक होल रखा होता है मोल्ड के नीचे। तो जैसे ही वो सन ड्राइड हो जाती है क्ले, फिर उसको हीट करते हैं, तो वैक्स है वो मेल्ट होके बाहर निकल आएगा और एक होलो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। फिर जो ब्रॉन्ज है उसको मेल्ट करके उसके अंदर फिल कर देते हैं, और फिर जब ये ड्राई हो जाता है तो मिट्टी को निकाल लेते हैं, तो ऐसे ही स्कल्पचर रेडी हो जाता है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ये काफी फेमस है, और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स कालीबंगन, हरप्पा और डियमाबाद ये 3 साइट से सबसे ज्यादा मिले। ब्रॉन्ज स्कल्पचर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो हरप्पा सिविलाइजेशन का टाइम था वो ब्रॉन्ज एज का था, लेकिन इंडिया में आज भी ब्रॉन्ज हम इतनी अच्छे से नहीं बना पाते क्योंकि हमारे यहाँ ये सोर्सेस अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम था, दैट्स वाई ये ब्रॉन्ज एज में होके भी उसको नॉलेज था, फिर भी इतने ज्यादा मात्रा में हमको ब्रॉन्ज एविडेंसेस नहीं मिलते। लेकिन इससे पता चलता है कि इनको नॉलेज तो था बट रिसोर्सेस नहीं थे, दैट्स वाई ब्रॉन्ज के इतने हमको आर्ट फॉर्म्स या यूटिलिटी में नहीं मिलते। ये जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है वो नेकेड स्कल्पचर है। ये जो वुमन दिखाई है वो डांस करने के बाद रेस्ट कर रही है, वैसे उसकी मुद्रा है। एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल भी है और ऑर्नामेंट्स पहने है। स्टोन स्कल्पचर्स ये बियर्डेड प्रेस्ट है, वो काफी फेमस स्टोन स्कल्पचर है, मोहनजोदड़ो से मिला है। उसने एक शॉल वीव किया है ऐसे, जो आज भी ये पैटर्न इंडिया में हम देख सकते हैं, तो ये सजेस्ट करें उनको वीविंग का भी नॉलेज था। फिर एक मेल टोर्सो मिला है जो रेड लाइमस्टोन से बना है, उसका जो पॉलिशिंग है वो काफी अच्छा है, और उसमें जो ह्यूमन एनाटॉमी का यूज हुआ है वो भी बहुत ही अच्छे से उन्होंने किया है। ऑर्नामेंट्स ये सिविलाइजेशन में मेल फीमेल दोनों ही ऑर्नामेंट्स का यूज करते थे, दैट्स वाई कुछ ऑर्नामेंट्स ऐसे हैं जो यूनिसेक्स है, यानी कि दोनों पहनते थे। कुछ ऑर्नामेंट्स पर्टिकुलरली फॉर मेल और फीमेल है। जो यूनिसेक्स ऑर्नामेंट्स है उसमें एंकलेट्स और वो सब का यूज होता था, जबकि फीमेल है वो नेकलेस और ये सब पहनती थी। जो कुछ इयरिंग्स ऐसी है जो बहुत ही छोटी है, जो मेल पहनते होंगे, कुछ इयरिंग्स काफी बड़ी है, दैट वाज फॉर फीमेल। फिर उनको कॉस्मेटिक्स का भी काफी नॉलेज था, सिलाबार वो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में यूज करते थे, और लिपस्टिक, आईलाइनर, फेस पेंट वैसे कॉस्मेटिक्स का उनको नॉलेज था। ये लोग फैशन के भी काफी उनको कॉन्शियसनेस थी, और वुल और कॉटन ये दोनों का स्पिनिंग करते थे। तो मोस्टली ये लोग पहले वुल पहनते थे, बट जैसे ही गुजरात कोस्ट के नजदीक में उनका हुआ, फिर वहां पे कॉटन भी वीव करने लगे। पोट्री सबसे फेमस जो इनकी पोट्री मिलती है, रेड एंड ब्लैक पोट्री बोलते हैं। जो पूरी पोट्री होती है वो ऐसे रेड कलर की होती है, और उस पर ब्लैक कलर की ऐसे डिजाइन बनाते हैं, तो दैट्स वाई रेड एंड ब्लैक। जो ज्यादातर मिलती है वो सिर्फ रेड मिलती है, उस पर ऐसे पेंटेड नहीं होती है, जो कॉमन पीपल यूज करते होंगे फॉर द स्टोरेज पर्पसेस। और ये जो पेंटेड पोट्री होती है वो ज्यादातर सिटाडेल में से मिलती है, तो वो डेकोरेटिव पर्पज से या फिर लग्जरी वेयर के तौर पे यूज करते हैं। कुछ ऐसी एकदम छोटी पोट्री भी मिली है जो किसी भी पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, तो ये क्लियरली हम बोल सकते हैं लग्जरी वेयर के तौर पे यूज होती है। फिर कुछ पोट्री जो है वो परफोरेटेड पोट्री है, जो लिकर को स्टोर करने के लिए यूज होती है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हुआ
और उसके बाद जो हमें दूसरे आर्किटेक्चर सब मिलते हैं वो डायरेक्टली हमको मौर्यन पीरियड में मिलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब इसका एंड हुआ और मौर्यन पीरियड स्टार्ट हुआ, उसके बीच अराउंड 1000 ईयर का गैप है। लेकिन ये 1000 ईयर के जो पीरियड है उसमें हमें कोई भी आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, कुछ भी एविडेंसेस नहीं मिलते। उसके 2-3 रीजंस है, उसमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये टाइम जब आर्यन का इन्वेजन हुआ तो ये पर्टिकुलरली कॉन्फ्लिक्ट टाइम पीरियड था। कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट चलती थी, तो हो सकता है इसकी वजह से कुछ भी डेवलप ना हुआ हो, या फिर उन्होंने जो यूज किया होगा वो मटेरियल शायद वुड या टिम्बर जैसा होगा, जो पेरिशेबल नहीं था, इसलिए हमें कुछ भी एविडेंस नहीं मिलता है। तो ये 1000 ईयर्स में हमें कुछ डेवलप हुआ तो भी अभी एविडेंस नहीं मिलता है। कि लास्ट ईयर पूछा गया था क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड द कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। तो आर्किटेक्चर के जो सारे पॉइंट्स हैं वो आप इसमें पॉइंट आउट कर सकते हैं। अभी जो राखीगढ़ी साइट है विच इज इन हरियाणा, जो एक्सकेवेट हुई है पिछले 2-3 साल में, वो काफी बड़ी साइट है। इवन बोल सकते हैं कि वो लार्जेस्ट साइट है। अभी जब पूरी एक्सकेवेट हो जाएगी तो सब ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हड़प्पा से भी काफी बड़ी है, काफी सारे एविडेंसेस भी मिले। तो ये क्वेश्चन एक करंट बेस में आपको आ सकता है कि how recent excavations of remains of Harappan civilization in India have helped historians to understand the Harappan culture। तो इसके काफी सारे पॉइंट्स आपको करंट अफेयर्स में से मिल सकते हैं। फिर भी मैंने काफी पॉइंट्स इसमें कवर कर दिए। राखीगढ़ी साइट है, उसमें से पोट्री, जो पेंटेड पोट्री है, बहुत सारी मात्रा में मिलती है, जो और साइड से मिलती है उससे काफी ज्यादा। तो बोल सकते हैं कि इसमें प्रॉस्पेरस पीपल ज्यादा हो गए, क्योंकि पेंटेड पोर्ट्रेट वही यूज करते थे। फिर जो अभी जो सारे टेक्नोलॉजीज डेवलप हुए तो उसकी वजह से वहां पे जो स्केलेटन्स मिले उन सबको हम डिटेक्शन और सब टेस्टिंग से फिर अगर कुछ देख सकते हैं कि इनका डीएनए क्या था, और कुछ हम इसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। फिर ब्यूरल पिट्स में मिली है, जो ब्यूरल कस्टम्स, रिचुअल्स, उन सब के बारे में भी नॉलेज दे सकती है। और फिर एक इडली शेप टेराकोटा मिला है राखीगढ़ी में, तो वो सजेस्ट करता है कि ऐसा टेराकोटा और कहीं पे भी नहीं मिला, तो दैट सजेस्ट कि यहीं पे बनता होगा। अभी हम मौर्यन पीरियड स्टार्ट करते हैं।